नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां घट रही हैं, जिनके पास रोजगार थे वो भी पहले से छिन रहे हैं। बच्चों को पे करने के लिए स्कूल में फीस नहीं है, अस्पताल में इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं है। ज़मीन जायदाद बेचकर लोग अपना इलाज करा रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग मर चुके हैं, हज़ारों लोग अभी भी बीमार हैं। कोविड-19 का मैं जिक्र कर रही हूँ, कोरोना वायरस से। और ऐसा लगता है कि अब इस सब का एक तरह से इलाज आने वाला है। न सिर्फ कि उत्तर प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ये मांग हो रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। उत्तर प्रदेश ने तो बाकायदा वहाँ का जो लॉ कमीशन है उसने एक ड्राफ्ट बिल भी तैयार कर दिया है। ये ड्राफ्ट बिल क्या कहता है वो मैं आपको बताऊंगी, और फिर ये भी बताऊंगी कि कैसे इससे तमाम समस्याओं के सुलझ जाने की तरफ इशारा कर रही है। मैं कहूँ कि जनता को ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे पास इन तमाम समस्याओं का समाधान नहीं है। हम जितने लोग मौजूद हैं यहाँ पर, जितनी भारत की आबादी है, उन सबको रोज़गार नहीं दे सकते, उनको खाना नहीं दे सकते, उनका पेट नहीं भर सकते, उनके सर पे छत नहीं दे सकते, उन्हें स्कूल नहीं दे सकते, अस्पताल नहीं दे सकते, लेकिन हम कानून ला सकते हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कानूनों की भाषा ही ये सरकार समझती है और समझाना चाहती है। जैसे जैसे सरकार पे जब भी आप देखेंगे कोई दबाव पड़ता हुआ नजर आता है, जैसे ही अलोकप्रियता बढ़ती है, वो कोई नया कानून ले आती है। अब इस कानून के मुताबिक आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून है, जिसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है लॉ कमीशन के जरिए, इसके मुताबिक 2 से ज़्यादा बच्चे अगर होते हैं तो आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते, जो स्थानीय चुनाव हैं वो नहीं लड़ सकते, सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो सब्सिडीज़ मिलती थी आपको, वो भी, उससे भी आप वंचित हो जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें होंगी इस ड्राफ्ट बिल के मुताबिक। और भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि संसद में भी इसको पेश किया जाएगा, एक प्राइवेट बिल जो मेंबर बिल है उसके ज़रिए। जो उनके राज्यसभा के सांसद हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं, यानी कि सिर्फ ये उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहने जा रही है बात, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले हफ्तों में इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर उठाया जाएगा। और आप विश्वास कीजिए कि मैं इस मुद्दे पर बातचीत न करके मैं महंगाई पर बात करना चाहती थी, बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल प्राइसेस के बारे में बात करना चाहती थी, कोविड के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी होती है राजनीतिक पत्रकारों की। जब सरकारें एजेंडे को आगे रखती हैं तो उस पर बहस करनी पड़ती है। और यही वजह है कि सरकार ये चाहती है कि जो पिच है वो आम जनता की पिच ना हो जिस पे खेला जाए, बल्कि सरकार की पिच पे खेला जाए, उसकी शर्तों पर खेला जाए, उसकी शर्तों पर बहस होनी चाहिए। वो जो सवाल आम जनता के हैं वो ना उठाए जाएं, बल्कि जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे नेता हैं, जो रूल कर रहे हैं हमें, वो जो चाहते हैं उन मुद्दों पर बातचीत की जाए। और इसीलिए आज इस तरह के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं जिस पर शायद बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहला सवाल आता है जब आप ये सोचते हैं कि जनसंख्या को नियंत्रण करने की ज़रूरत है, तो आप कोई भी जो, जिसे अंग्रेज़ी में सेन कहते हैं व्यक्ति, या कोई भी कम अक्ल भी इंसान होगा, वो कहेगा कि हाँ, जनसंख्या पर तो काबू होना चाहिए, आपको छोटे परिवार होने चाहिए, संसाधन काफ़ी सीमित हैं, और क्यों बड़े परिवार होने चाहिए, ये बहुत जायज़ सवाल है। लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाते हैं, जब आपको पता चलता है कि इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी बात कि आज यानी जुलाई में 2021 में हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस कानून को लाने की, क्यों इस पर चर्चा हो रही है। क्या देश में, जिसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है या जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, क्या भारत में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है? जवाब है नहीं। दूसरा बड़ा सवाल आता है कि क्या पहले से ज़्यादा आबादी बढ़ रही है या भारत की पहले से ज़्यादा आबादी घट रही है? सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2011 का जो सेंसस है वो ये बताता है कि जो हमारी आबादी है वो पहले से ज़्यादा घट नहीं रही है, वो स्टैटिक भी नहीं है, बल्कि पहले से घट रही है। वो बढ़ नहीं रही है, पहले से घट रही है। दूसरे सवाल का जवाब भी हो गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात होगी कि क्या कानून लाने से हमारे सामने ऐसा कोई उदाहरण है कि अगर जनसंख्या को नियंत्रण करके कोई करने के लिए कोई कानून लाया जाए तो उससे जनसंख्या नियंत्रण में आ जाती है? जवाब है शायद नहीं। हमारे पास भारत में भी इसका कोई उदाहरण नहीं है। यहाँ तक कि चीन जो एक डेमोक्रेसी नहीं है, एक लोकतंत्र नहीं है, वहाँ भी जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो कानून लाए गए उसको लेकर भी बहुत बदतरीन नतीजे हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दायर करके बताया। अभी आपको बताती हूँ कुछ ही सेकंड में कि खुद भारत सरकार, केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम नहीं चाहते हैं कि हम ज़बरदस्ती लोगों के परिवारों को नियोजित करें, ये उनका अपना अधिकार है, वो खुद कर सकते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि क्या जो लोग
जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हैं, 1 बच्चा है, या जिनके बच्चे नहीं हैं, या जो शादीशुदा नहीं है, क्या उन सबको सरकारी नौकरियां मिल गई हैं? क्या उन सबको सब्सिडी मिल रही है? क्या उन सबको नौकरियों में प्रमोशन मिल रहे हैं? सवाल यहाँ भी इसका जवाब भी है नहीं। क्या उन सबको अगर गारंटी दे सरकार कि जिनके 2 बच्चों से, 3 बच्चों से, यानी जो 2 बच्चों की बात की जा रही है, जिनके परिवार में सिर्फ 2 बच्चे हैं, क्या उन सबको सरकारी नौकरी मिलेगी? अब अगली महत्वपूर्ण बात आती है, इससे पहले कि मैं सरकार का जो एक पक्ष है वो रखने की आपके सामने कोशिश करूं कि क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया, कि जब बात यहाँ पर ये हो रही है कि पंचायत चुनाव में तो आप नहीं लड़ सकते पंचायत का चुनाव, लेकिन आप विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं, आप सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। और हास्यास्पद ये है कि जो पार्टी इसको आगे रख रही है बढ़ चढ़ कर और चाहती है इस पर बहस और कानून बने, न सिर्फ कि उत्तर प्रदेश में बल्कि केंद्र के स्तर पर भी, उसी के अगर एमएलएस का हम जिक्र करें, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उसमें आधे से ज़्यादा जो एमएलएस हैं भाजपा के फिलहाल उत्तर प्रदेश में, उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। और एक उनके विधायक ऐसे हैं जिनके 8 बच्चे हैं, कई विधायक ऐसे हैं जिनके 6 बच्चे हैं, और दर्जन भर से ज़्यादा विधायक ऐसे हैं जिनके 4 से ज़्यादा बच्चे हैं। हंसी की बात तो ये है कि जो सांसद इसको प्राइवेट मेंबर बिल की तरह पेश करना चाहते हैं, रवि किशन, उनके बारे में भी खबर आई है कि उनके 4 बच्चे हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है कहते हुए कि किसी की पारिवारिक बातें, उनके कितने बच्चे हैं, उनका निजी मामला है और ये शायद उसी दंपत्ति को तय करने का हक है। लेकिन जब आप आम जो जनमानस है, जो आम भारत की जनता है, अगर उनका जो बेहद निजी मामला है ये, उसको अगर आप तय करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है फिर आपके भी परिवार या जो आपकी निजी ज़िंदगी है उस पर भी सवाल उठेंगे, उसमें भी लोग घुसने की कोशिश करेंगे। तो यूपी विधानसभा की वेबसाइट पे जो ये जानकारी उपलब्ध हो रही है उसके मुताबिक 304 में से 152 विधायकों के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, और बताया जा रहा है उनमें से, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ विधायकों के 4, 5, 6 बच्चे भी हैं। 103 विधायक ऐसे हैं जिनके 2 बच्चे हैं, और सिर्फ 34 विधायकों के सिर्फ 1 संतान है। लोकसभा की वेबसाइट से ये डेटा कलेक्ट किया गया है। 168 जो सिटिंग एमपीज़ हैं, फिलहाल मौजूदा सांसद हैं, उनमें से 3 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं, और 105 उनमें से बीजेपी के मेंबर्स हैं, बीजेपी के सदस्य हैं। 168 में से 168 जो हैं सांसद ऐसे हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, 3 या 3 से ज़्यादा, और 105 उन 168 में से भाजपा के मेंबर्स हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर पंचायत के बाद क्या होता है कि क्या सिर्फ पंचायत ही जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं के परिवार को नियोजित किए जाने की ज़रूरत है? क्यों विधायकों को नियोजित किए जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके परिवारों को, और क्यों सांसदों को ज़रूरत नहीं है? ये बात हमें ज़रूर सरकार से पूछनी चाहिए। ये एक्सप्लेन उन्हें करना होगा कि आखिर ये पॉलिसी बनाने का क्या मकसद है। तो पिछले साल मैं आपको बताऊंगी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और केंद्र सरकार को कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के जवाब में हलफनामा सरकार ने दायर किया और ये कहा कि वो लोगों पर ज़बरदस्ती परिवार नियोजन को थोपने के पक्ष में नहीं है। दिसंबर 2020 की बात है। इस हलफनामे में जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका डेटा कोट किया गया, और ये कहा गया कि जो पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो राज्य सरकार का अधिकार है, और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाने के लिए राज्य सरकारों को स्वास्थ्य क्षेत्र में उचित और निरंतर उपायों से सुधार करना चाहिए। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई 10 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार को ये नोटिस जारी करके किया था। और अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि क्या भारत में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है? खुद भारत सरकार ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि जो रिप्लेसमेंट है, यानी कि कितने लोग पैदा होते हैं और कितने लोगों की मृत्यु होती है, इसके हिसाब से जो रिप्लेसमेंट तय होता है, उसमें फर्टिलिटी रेट जो है भारत में 2.1 है। अलग अलग तरह की जो बर्थ कंट्रोल मेजर्स अपनाए गए हैं, जिस तरह के कैंपेन्स चले हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और कोई भी जो हमारे पास चाइना का ये एक्सपीरियंस है, खुद भारत सरकार ने कहा कि जो चाइना मॉडल है ये बताता है कि ज़बरदस्ती अगर आप करते हैं, परिवार नियोजन करने की कोशिश करते हैं, तो ये इसका उल्टा नतीजा होता है। अंग्रेज़ी में कहते हैं इसको काउंटर प्रोडक्टिव होता है ये, और डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शन इससे पैदा होगा। यानी इससे जो पॉपुलेशन का जो फ़ायदा हो सकता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शन पैदा होगा। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया उसके मुताबिक 36 में से जो 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें पहले से ही जो रिप्लेसमेंट का जो फर्टिलिटी लेवल है 2.1 या उससे कम है। और 146 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं 7 स्टेट्स में, यानी जो समस्या है जो नज़र आई सरकार को वो थी यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम।
जहां 3 से ऊपर फर्टिलिटी रेट है। और 2011, जैसे मैंने आपको बताया, 2001 से 2011 का जो सेंसस है वो ये बताता है कि पहला ऐसा दशक आया पिछले 100 साल में जहां के भारत में जितने लोग हर साल हर दशक में ऐड होते थे, जुड़ते थे पॉपुलेशन में, वो पहले से कम रहे। यानी कि डेटा हमारे सामने साफ तौर पे ये बताता है कि कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट, ऐसी कोई दलील नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और इसलिए हमें इसे कंट्रोल किए जाने की ज़रूरत है। साफ तौर पर जब तमाम जो समस्याएं जो सर पर खड़ी हुई हैं, जब उनका कोई जवाब नहीं है, तो सरकार सिर्फ एक जवाब देना चाहती है, वो ये है कि हम जनसंख्या कम करके आपके लिए अवसर पैदा करना चाहते हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो संघ परिवार का पुराना एजेंडा है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो बहुसंख्यक बन जाएंगे, माइनॉरिटी मेजॉरिटी बन जाएगी, और जब भी आबादी कंट्रोल करने की बात आती है तो जो मुस्लिम समुदाय को चिढ़ाने के लिए बार बार, और 2 4 6 मौलाना आपको हमेशा मिल जाएंगे जो उसका विरोध करेंगे टीवी चैनल पर, और पूरी डिबेट जो है वो ध्रुवीकरण हो जाएगा, उस पोलराइज्ड हो जाएगी पूरी डिबेट। और इसी बार ये भी उम्मीद कर रही है सरकार, ठीक चुनाव से पहले, कुछ ही महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार, कि इस मुद्दे को सामने रखेगी। टीवी चैनल्स कहेंगे कि देखिए मुसलमान आबादी बढ़ाना चाहते हैं, और इस मुद्दे पर पूरी जो ध्रुवीकरण है वो हो जाएगा और लोग ये भूल जाएंगे कि उनके पास नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, स्कूल में बच्चों को पे करने के लिए फ़ीस नहीं है, अस्पताल में इलाज के लिए इंतज़ाम नहीं है, सड़कें नहीं बन रही हैं, और बहुत सारी जो समस्याएं फ़िलहाल दिख रही हैं। वायरस की 2 लहरें आ चुकी हैं, तीसरी लहर के इंतज़ार में कहीं ना कहीं आशंका में लोग परेशान हैं। ये तमाम चीज़ें भुलाकर सिर्फ ये याद रखेंगे कि देखिए अगर आबादी पर आपने काबू कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।